Today we are going to start with the topic that is force between multiple charges. इसको एक और नाम से बोला जाता है, that is called superposition principle. ठीक है, अब देखिए ये जो प्रिंसिपल है ये तब हम अप्लाई करते हैं बेसिकली जब दो से ज्यादा चार्जेस की बात किया जाए। अभी तक जितना भी टॉपिक हमने पढ़ा है वो दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में हमने बात किया है, जैसे Q1 और Q2। लेकिन कहानी बदल तब जाती है जब Q1 Q2 के अलावा Q3 Q4 और भी कई सारे चार्जेस सिस्टम के अंदर आ जाएं, तो वहां पर लग जाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए अब देखिए डायग्राम कैसे बनाएंगे। आपको क्या करना है कि आपने फिर से वही सिस्टम बनाया, दिस इज द सिस्टम, मतलब ये आपका ओरिजिन हो गया। ठीक है, उसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर कई सारे चार्जेस, जैसे एक चार्ज हमारा ये Q1 हो गया, ये आपका ओरिजिन से यहाँ पर, ठीक है, R1 पोजीशन वेक्टर से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे ही दूसरा चार्ज सपोज करो Q2 मान लो भाई, वो यहाँ पर है और आपने इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो आपने रिप्रेजेंट कर दिया R2 से। ठीक, ऐसे ही एक और वेक्टर चलो मान लेते हैं, लेट्स से Q3, चलो Q3 मान लेते हैं, वो यहाँ पर है, ये सिस्टम में एक और आ गया, इसको R3 से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे ही चलो एक और, आप कितने भी ले सकते हो भाई, कितने भी ले सकते हो, 4 5 6 7 कितने भी ले सकते हो। ये Q1 Q2 Q3 हो गया, आप n नंबर ऑफ चार्जेस भी ले सकते हैं। ठीक है, चलो अच्छा पहले 3 के बारे में बात करें। अब देखो, अब करना क्या है कि अगर आपको नेट फोर्स निकालना है Q1 पर, नेट फोर्स Q1 पर, किसी पर भी, Q2 पर भी नेट फोर्स निकाल सकते हैं, Q3 पर भी। अगर सपोज करो Q1 पर नेट फोर्स निकालना है तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा जो उसके अगल बगल चार्जेस हैं, जितने भी चार्जेस हैं वो Q1 पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब इंडिविजुअल फोर्स निकालना पड़ेगा बाय अदर चार्जेस। ठीक, कैसे? Q2 जो है वो Q1 को धक्का मारेगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्शन हो गया, लेटर से इसको बोलोगे 1 3। ऐसे ही Q3 जो है वो Q1 को धक्का मारेगा, इस डायरेक्शन में Q1 भागेगा, ये डायरेक्शन हो गया, इसको आपने लिख लिया F1 3। अच्छा, ये F12 है क्योंकि Q1 धक्का खा रहा है, किसकी वजह से? Q2 की वजह से धक्का खा रहा है, तो ये F12 हो गया, ये F13 हो गया। अगर एक और फोर्स आ जाए जैसे सिस्टम में, चलो एक Q4 ले लो, सपोज ये Q4 हो गया और ये इसकी पोजीशन हो गई, तो Q4 भी Q1 पर धक्का मारेगा, ये इस तरीके से इसको ज्वाइन करो, इस डायरेक्शन में Q1 धक्का खाएगा, किसकी वजह से? Q4 की वजह से, तो उसको F14 ले लेंगे। अगर आपको टोटल फोर्स निकालना है, मतलब आपको फाइंड आउट करना है नेट फोर्स ऑन Q1, तो उसका तरीका ये कहता है, नेट फोर्स ऑन Q1 को हम F1 से डिनोट कर देते हैं, और इसका तरीका ये कहता है कि इट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन Q1 बाय अदर चार्जेस। मैं फिर से रिपीट करती हूं, इसका तरीका ये है कि इट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल, जितने भी इंडिविजुअल फोर्सेस हैं जो Q1 पर फोर्स एग्जिट कर रहे हैं। कौन फोर्स एग्जिट कर रहा है? जो उसके नियर बाय चार्जेस हैं। ठीक है, तो उसको लिखा कैसे जाएगा? इट इज द वेक्टर सम, मतलब F12, ठीक है, प्लस और कौन से फोर्स है? F13 प्लस F14। अगर सिस्टम में n नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो भाई n नंबर ऑफ चार्जेस जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, F1n हो जाएगा, और इसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक, अब ये नेट फोर्स ऑन Q1 भी हो सकता है, आपका मन करे तो Q2 पर भी नेट फोर्स निकाल सकते हो, Q3 पर भी निकाल सकते हो, कुछ भी हो सकता है। कोई भी एक पर्टिकुलर चार्ज को टारगेट करेंगे और उसके अगल बगल जितने चार्जेस हैं वो जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका बस वेक्टर सम कर देना। ठीक है, अब देखो भाई एग्जाम में आपको लिखना क्या है। If a system contains more than 2 integrating charges, then net force on any charge is the vector sum of all forces exerted on it by other charges. अब कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आपने पढ़ा है, अब भाई उसमें सारी वैल्यू पुट कर दो। जैसे F12 अगर निकालना होगा तो भाई कैसे निकालोगे? K12 में कौन कौन से चार्जेस इन्वॉल्व हैं? Q1 इन्वॉल्व है, Q2 इन्वॉल्व है, तो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन, ठीक है, R²। तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट, तो अगर हमको जाना है Q2 से Q1, क्योंकि F12 निकालना है तो उसी डायरेक्शन वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेना पड़ेगा, मतलब ये डायरेक्शन वाला, तो उसको क्या लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे R21 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा
R21 होल स्क्वायर, और इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा R21 कैप, क्योंकि इसी डायरेक्शन में लेना, अगर F21 का डायरेक्शन ये है तो इसी डायरेक्शन का ही वेक्टर लिया जाएगा, और R21 को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक, तो इसका जो यूनिट, जो उसका डायरेक्शन बताएगा, डायरेक्शन बताने के लिए कौन सा वेक्टर इस्तेमाल करते हैं, यूनिट वेक्टर। तो जो कैप लगा है ये क्या बता रहा है हमको, यूनिट वेक्टर। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेक्टर फॉर्म, मतलब कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ऐसे ही अगर आपको F13 लिखना है तो इसमें कौन कौन से चार्जेस इन्वॉल्व हैं, Q1 तो है ही है क्योंकि उसी पर तो फोर्स लग रहा है, और कौन लगा रहा है, Q3 लगा रहा है। अब F13 कहाँ है, ये आपका 13 है, F13 का डायरेक्शन देखो ऊपर की तरफ है, तो ये वाले डायरेक्शन का वेक्टर लोगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, F3 से आया है और 1 की तरफ जा रहा है, इसके ऊपर एरो लगा दो क्योंकि ये वेक्टर है, और इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक, तो इसको लिखोगे F31 स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन कौन बताएगा, इसका यूनिट वेक्टर, ये इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड है, ये साइन मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और ये साइन रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। ऐसे ही अगर n नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं F1n, तो वेक्टर इज इक्वल्स टू KQ1, 3 की जगह क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, Rn1 स्क्वायर, और इसका वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर Rn1। इन सबको जोड़ देना है तो आपको F1 मिल जाएगा। तो F1 देखिए कितना मिलेगा आपको, जितनी वैल्यू है सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देखिए K सब में कॉमन है, तो K का मतलब क्या हुआ, 1/4πε0, ब्रैकेट के बाहर कर लो। ठीक है, अब जितने भी चार्जेस हैं सबको ऐड करते जाओ, सबको ऐड करते जाओ, क्योंकि यही तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है आपका। तो अंदर क्या बचेगा, Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर, R21 यूनिट वेक्टर, प्लस Q1 Q3 अपॉन R31 स्क्वायर, R31 का यूनिट वेक्टर। कहां तक जाएगा ये, Q1 Qn, कितने भी चार्जेस सिस्टम में डालो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आंसर पुट करोगे आपको तुरंत आंसर मिलेगा, और इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक, तो आपको ये होपफुली समझ में आया होगा कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है। और अगर आपको इसको और क्लियरली समझना है, ये आर वेक्टर, ये वेक्टर कैसे लिखा, तो यू कैन रेफर माय वीडियो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।